डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और लूपिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इसकी एग्जांपल हमने जब गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल पढ़ा था तब डिस्कस की थी कि अगर सपोज हम कोई भी एक मैसेज जो है वो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या हमने एग्जांपल डिस्कस की थी टेबल की कि किसी भी नंबर का अगर आपने टेबल प्रिंट करवाना है तो बजाय ये कि हम उतने ही टाइम्स उस स्टेटमेंट को लिखें, वी विल राइट अ स्टेटमेंट वंस और उसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा लेंगे बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट एंड लेबल। लेकिन उसका एक जो अल्टरनेट बेस्ट सोल्यूशन है वो है कि हम उसको लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। लूप्स के थ्रू भी हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और लूप basically is a type of control structure that repeats a statement or a set of statement, so it is known as looping structures। और इसको हम iterative और repetitive structures भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी टास्क है हम उसको iteratively या repetitively परफॉर्म करवाते हैं। So in short, loops are used for two purposes. Number one, to execute a statement or set of statements for a specified number of times, and secondly, to use a sequence of values. तो इनको हम अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी स्टेटमेंट को रेपिटेटिवली परफॉर्म करवा सकते हैं। Basically, we have three types of loops: while loop, do while loop, and for loop. So depending upon our requirement we can use any type of loop, and but for most of the time we use for loop। और ये जो three categories of loops हैं they can be classified either into counter control loop और sentinel control loop। अब काउंटर जो है ये बेसिकली कैसा वैल्यू है या वेरिएबल है जिसको हम काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो काउंटर कंट्रोल लूप हैं they depend on the value of a variable, and counter variable is incremented and decrement each time the body of the loop is executed। और जैसे सबको याद होगा गो टू स्टेटमेंट में भी हमने एक वेरिएबल n लिया था और उसको हमने इनिशियलाइज किया था 1 से, और फिर हमने उसको n प्लस प्लस के थ्रू उसको इंक्रीमेंट भी किया था। तो वो बेसिकली वहाँ पे काउंटर वेरिएबल था। तो यहाँ पे भी ये जो काउंटर कंट्रोल लूप्स हैं ये अपने एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंड करते हैं काउंटर वेरिएबल पे। तो ये लूप टर्मिनेट कब होगा? लूप विल टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेज अ पर्टिकुलर वैल्यू। सपोज हमने कहा हुआ है कि जी जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जानी चाहिए। तो जैसे ही जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 होगी तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। एंड द इन दिस केस द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हमें 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो वी नो हाउ मैनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। और काउंटर कंट्रोल वेरिएबल इज यूज्ड इन फॉर लूप्स। दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है वो है सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल कंट्रोल लूप्स में जो लूप की एग्जीक्यूशन है डिपेंड ऑन स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू, और लूप विल टर्मिनेट व्हेन सेंटिनल वैल्यू इज एनकाउंटर्ड। और जैसे सपोज हमने एक प्रोग्राम को रन करना है और ईच टाइम वी वांट टू आस्क द यूज़र दैट इफ़ ही और शी वांट टू कंटिन्यू और नॉट, राइट। अगर अब इसमें हम ये वैल्यू सेट कर लेते हैं कि लूप में जब तक यूज़र वाई प्रेस करता रहेगा तो उसका प्रोग्राम बार बार रन होता रहेगा, लेकिन जैसे ही यूज़र एन प्रेस करेगा तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें जो सेंटिनल वैल्यू वो हमारी क्या है, वो जो चॉइस यूज़र दे रहा है एन वो सेंटिनल वैल्यू है। जैसे ही उसको चॉइस की वैल्यू एन मिलेगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें चूँकि हमें नहीं पता कि यूज़र कितने टाइम्स उस प्रोग्राम को यूज़ करने जा रहा है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो अननोन होती हैं। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम वाइल और डू वाइल लूप के केस में डिस्कस करेंगे। तो काउंटर कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू पे डिपेंड करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और सेंटिनल वैल्यू जो सेंटिनल कंट्रोल लूप्स हैं वो सेंटिनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। काउंटर कंट्रोल जो है वो फॉर लूप्स में यूज होते हैं, जबकि सेंटिनल कंट्रोल लूप्स जो हैं दे आर यूज इन वाइल एंड डू वाइल लूप।
अब सबसे पहले हम फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लूप स्ट्रक्चर। और इसका ये सिंटेक्स है, फॉर का कीवर्ड आएगा और विद इन पैरेंथेसिस हम 3 पैरामीटर्स देंगे। पहला जो है वो इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, दूसरा कंडीशन और सेमीकोलन, और तीसरा क्या होगा कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। और उसके बाद जो है वो जो स्टेटमेंट्स हम फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उनको हम इन करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। अब इसमें जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ये इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें हमने सपोज एक काउंटर वेरिएबल x लेना है, तो x को हमने इनिशियलाइज करना है कि x जो है x इज इक्वल टू 1, मीन कि फर्स्ट टाइम जब x एग्जीक्यूट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1। और हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेमीकोलन आता है, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो दरम्यान में कॉमा लगाना है, और जब सेकंड पैरामीटर देना है तो फिर सेमीकोलन लगा के कंडीशन हमने लगा दी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, और यहाँ पे हमने x को इंक्रीमेंट किया होगा x प्लस प्लस, राइट। तो हम यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कंडीशंस और ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये हम कर सकते हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ जस्ट फॉर लूप, ठीक है। ये सिर्फ उस हिस्से का जो है वो फ्लो चार्ट दिखाया गया है जहाँ पे फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। सपोज दिस फॉर लूप इज स्टार्टिंग विद इनिशियलाइजेशन, और जैसे ही इनिशियलाइज होगा सबसे पहले उस कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन जो है वो ट्रू है या नहीं। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में जाएगा और वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वापस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे आएगा, और उसके बाद दोबारा जो काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद वो चेक करेगा कि क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होगी तो दोबारा वो इस स्टेप को परफॉर्म करेगा। तो ये वाला जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आइटरेटिवली परफॉर्म होती रहेंगी, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से एग्जिट कर जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल समझने के लिए। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले आउटपुट लाइक दिस, आउटपुट लिखा हुआ हो और 1 to 5 जो है ना वो हमारे पास नंबर्स आने चाहिए। तो राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। अब अगर हम सिंपल यही काम सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू करना चाहें तो हमें ये जो है एटलीस्ट 6 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको फॉर लूप्स के थ्रू बाय यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट ये जितने भी कंजेक्टिव वैल्यूज हैं उनको हम प्रिंट करवा लें। तो अगेन प्रोग्राम जो है वो आपका इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। मेन में हमने एक वेरिएबल लेना है जो हमारा काउंटर वेरिएबल होगा, इंट एन। ये हमारा क्या है, काउंटर वेरिएबल। और चूंकि हमें इस आउटपुट में शुरू में आउटपुट का टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट आउटपुट। अब नेक्स्ट जो है हम एक लूप लेंगे, क्योंकि हमने काउंटिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रिंट करवानी है 1 to 5, यानी कि हमें कितने वो आइट्रेशंस चाहिए, 5 आइट्रेशंस चाहिए। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हमने n को इनिशियलाइज अब यहाँ पे कर लिया है 1। आप अपनी मर्जी से n को 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप इसको को भी नेगेटिव वैल्यू से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो n इज इक्वल टू 1। फिर अब चूंकि हमें 5 तक जाना है तो n शुड बी लेस दैन इक्वल टू 5, और इसके बाद सेमीकोलन है। देन अब डेफिनेटली यहाँ पे आउटपुट हमें नज़र आ रहा है कि इंक्रीज होती जा रही है वैल्यूज, तो वी विल इंक्रीमेंट n। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमने जस्ट 1 इंक्रीमेंट करना, वी कैन इंक्रीमेंट इट बाय 2, 3 और एनी वैल्यू। तो फॉर लूप हमारा तीनों पैरामीटर्स पूरे हो गए। इनिशियलाइजेशन में हमने n को 1 से इनिशियलाइज किया है। कंडीशन में हमें ये चेक करना है कि लूप कब तक चले, जब तक n की वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, और इस तरह से हमने n को इंक्रीमेंट करना है। अब जो है जो हम आउटपुट ला रहे हैं वो हम इस फॉर लूप के एग्जीक्यूशन के साथ जो आउटपुट ला रहे हैं वो हम डेफिनेटली इसकी बॉडी में लिखेंगे। तो चूँकि हमें 5 कंजेक्टिव वैल्यूज चाहिए तो वी विल प्रिंट सी आउट n, और ये हैंडल हमने इसलिए किया कि ताकि आउटपुट जो वो नेक्स्ट लाइन पे आए। और इसको हम अब ड्राई रन करके देख लेते हैं
कि सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल n क्रिएट हो जाएगा। कंसोल पे हमें आउटपुट का टेक्स्ट नज़र आएगा और सबसे पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे हमने ये फ्लो चार्ट में पढ़ा है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो हम सबसे पहले इनिशियलाइज किया n को 1 के साथ, उसके बाद कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है। जैसे ही इसने कंडीशन चेक कर लिया और वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, लूप की बॉडी में, और वहाँ जाके क्या प्रिंट कर देगा, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू फिलहाल क्या है, 1 है। तो ये वाला 1 हमें कंसोल पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है हम n जो है इसको इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि ये अगर ये एक स्टेटमेंट है तो एक एग्जीक्यूट हो जाएगी, मल्टीपल है तो मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा हम फॉर लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे आ जाएंगे और वहाँ आके हम सबसे पहले n को इंक्रीमेंट करेंगे। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इंक्रीमेंट करने के बाद ये दोबारा किसको चेक करेगा, कंडीशन को। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कंडीशन ट्रू हुई, लूप बॉडी में गए, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया n को, और इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा हम क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू, दोबारा लूप बॉडी में आएंगे और n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कहाँ पे जाएंगे, इंक्रीमेंट करने पे n की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, और सी आउट हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3। फिर इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, और हम सी आउट 4 प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन पे। और उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 5, सो कंडीशन इज ट्रू। तो ये यहाँ पे आके किसको प्रिंट कर देगा, 5 को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वो कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे जाएगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, पहले क्या थी 5, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब वो दोबारा किस पे आएगा, कंडीशन पे, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर ये रिटर्न 0 का एग्जीक्यूट करेगा और आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि जब ये लूप जो है ये टर्मिनेट होगा तो n की वैल्यू जो है वो 5 नहीं होगी बल्कि एक इंक्रीज कर चुकी हुई होगी। यानी कि आपने जहाँ भी जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा है ना उसके हिसाब से आपने उसको चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे टर्मिनेट हमारा लास्ट वैल्यू तो 5 है, लेकिन जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो n की वैल्यू 6 हो चुकी होगी, इसी वजह से कंडीशन फॉल्स होगी और वो लूप से एग्जिट करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम विल डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। और अभी हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया है वो हमने जस्ट फर्स्ट 5 नंबर्स जो है ना वो प्रिंट करवाए हैं और अब हमें 1 to 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 to 10 तक नंबर्स हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने वही एक काउंटर वेरिएबल ले लिया है। यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल आई लिया है, इंट आई, और लूप में हमारी इनिशियलाइजेशन चूँकि पहली वैल्यू क्या है 1 और लास्ट वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से। कंडीशन क्या लगाएंगे कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि लूप कब तक चलता रहे, जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। और चूँकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं तो वी विल इंक्रीमेंट आई बाय 1, राइट। हमने इस पैटर्न को देखते हुए आई की जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी होती है और उसके बाद जो है हम सिंपली आई की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट आई और एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आए। इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 1, 1 प्रिंट हो जाएगा, एंडल कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, आई को वो इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 और कंडीशन ट्रू है, लूप में जाएगा और उस 2 को प्रिंट कर देगा, एंडल नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल फुल हो जाएगा। इसी तरह से लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और जब आई की वैल्यू 10 होगी, आई की वैल्यू 10 होगी तो ये कंडीशन स्टिल ट्रू है, आई की वैल्यू वो 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट पर जाएगा, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से टर्मिनेट बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आई जब ये लूप एग्जिट हुआ है तो आई की वैल्यू वॉज 11 नॉट 10, ठीक है। तो लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये 1 to 10 नंबर्स कंसेप्टिवली नहीं चाहिए बल्कि हमें इसमें से जस्ट ऑड नंबर्स चाहिए।
और नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते 1, 3, 5, 7, 9 हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को दो तरीके से कर सकते हैं कि हम या तो ये इंक्रीमेंट वेरिएबल जो है इसको हम चेंज कर दें, राइट। दूसरा यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा दें कि अगर तो वो 2 पे डिविजिबल है तो वो प्रिंट ना हो, और अगर वो 2 पे डिविजिबल नहीं है तो प्रिंट हो जाए। तो हम इसको इनिशियलाइजेशन को चेंज करके देखते हैं। और अब हम अगर इंक्रीज 1 करने की बजाय अगर हम इंक्रीमेंट 2 के हिसाब से करना शुरू कर दें, ठीक है, तो इनिशियल आई की वैल्यू 1 होगी और इसमें 2 ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, और फिर आप इसको प्रिंट करवा दें तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, अगर आपने 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस लिखते हैं, लेकिन अगर आपने 1 से ज़्यादा करना है तो आप यू कैन राइट इट आइदर आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 और आई प्लस इज इक्वल टू 2, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको ट्राई रन करके देखिए तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, 1 को प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, लूप बॉडी में जाएगा और 3 प्रिंट कर देगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा आई को, 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन 10, 5 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, 5 को इंक्रीमेंट करेगा बाय 2, 7 हो जाएगा, 7 इज लेस देन 10, इसको प्रिंट करेगा 7 को और दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, 9 हो जाएगा, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, 9 को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, अब आपके जो आई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखें कि इंक्रीमेंट के हिसाब से आई जब ये लूप टर्मिनेट हुआ है तो आई की वैल्यू जो है वो 11 थी। तो इस तरह से आप इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप सेम यही लूप लिखें, आई इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, सिर्फ यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट चेंज कर देनी है कि इफ आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे आप डबल इक्वल टू 0, तो तब आप इसको प्रिंट कर दें तो तब भी आपकी ये सेम आउटपुट आ जाएगी। तो इसे हम इफ का भी कॉम्बिनेशन विद फॉर लूप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम आपने प्रैक्टिस करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। तो पहले हम इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमें फर्स्ट जो 10 है फ्रॉम 1 to 10 जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो कितने बनते हैं 5, ठीक है। जो पहले 5 ऑड नंबर्स हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 उनका हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। कि अगर हम 1 को 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये इनका प्रोडक्ट किस तरह से लेना है। तो सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया प्रोडक्ट और उसको इनिशियलाइज करवा लिया 1 के साथ, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट वाला वेरिएबल है जिसमें इनको पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट सेव कर देंगे, और फिर जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हमने इनिशियलाइज किया 1 के साथ, फिर प्रोडक्ट को हमने जो है इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 15 हो जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती जा रही है, 1 से 3 हुआ, फिर अब 15 हुआ। अब जो है इन तीनों के प्रोडक्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, और प्रोडक्ट हमारा जो है उसमें क्या पड़ा हुआ है 15, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा, और अब हमने फाइनली इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 945 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका हमने प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ आउटपुट हम इस तरह से जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर इज 945। तो अगेन हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है क्योंकि हमने पहले 5 ऑड नंबर्स लेने हैं, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है प्रोडक्ट का जिसको हमने इनिशियलाइज करवा लिया है 1 के साथ, ठीक है। फिर हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी थी तो ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर हमने लिख लिया है। ये स्टेटमेंट जो है ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट के साथ।
अब फॉर लूप में हमने फर्स्ट 5 जो है ना ऑड नंबर्स लेने, तो हमने n को इनिशियलाइज किया 1 के साथ, n इज लेस देन 10, n इज इक्वल टू n प्लस 2। आप इसको n प्लस इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। अब हमें इसमें जब सबसे पहले n की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो हम चाह रहे हैं कि 1 जो है ना उसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें और वो प्रोडक्ट में सेव हो जाए। तो फर्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या है 1, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1। फिर अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो इंक्रीमेंट करेगा n को बाय 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये सेकंड ऑड नंबर आ जाएगा। कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा और जो प्रोडक्ट में प्रीवियस स्टेप में क्या वैल्यू आई थी 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और हमारे पास प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा 3। ये अगर आप लास्ट स्टेप में देखें तो हमने पहले 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया है 3 आ गया है, और उसके बाद जो है n को इंक्रीमेंट करेगा, n 5 हो जाएगा। अगला ऑड नंबर है, ये कंडीशन ट्रू है और ये प्रोडक्ट में पहले क्या था 3, n में हमारे पास अब क्या है 5, तो 5 इंटू 3 15। अब ये वाला स्टेप हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें बजाय कि हम ये स्टेटमेंट बार बार लिखें, हमने जस्ट ये स्टेटमेंट एक दफ़ा लिख ली है कि प्रोडक्ट को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और प्रोडक्ट को अपडेट करते जाओ। इसी तरह से n जो है फिर 7 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर n की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ जाएगा और लूप से बाहर आकर उसको एक स्टेटमेंट मिल रही है कि सी आउट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो 945 होगा, और जैसे ही स्टेटमेंट उसको मिलेगी तो कंसोल पे आपको 945 लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये वाली जो सी आउट की स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, ये आप इसको इसके साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं।